गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए, बैठो। बैठ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें तो देखिए अपना चैप्टर है दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए फिजिक्स में दो चीजें होती है, या तो आपके पास कोई फंडामेंटल लॉज होते हैं या फिर लॉजिक्स होते हैं। क्लियर? दो बातें बोल रहा हूं, इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे तो आपको फिजिक्स समझ में भी आएगी, और क्या समझना है और क्या नहीं समझना है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने दो मेन एस्पेक्ट लिखे हैं फिजिक्स के, एक क्या है और दूसरे, तो हम लोग पहले लॉज पे बात कर लेते हैं। लॉज क्या होते हैं बहुत ब्रीफ में बात कर रहे हैं। साइंस पढ़ने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होती है कि हमें क्या समझना है और क्या नहीं समझना है, क्या डायरेक्ट जाना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा आपको पता है बाकी सब मैथमेटिकल हैंडलिंग है। यस और नो? पूरी फिजिक्स में क्या है, या तो कोई फंडामेंटल यूज हो रहा है या कुछ आप लॉजिक बना रहे हैं किसी थ्रू, और या फिर उसमें मैथमेटिकल हैंडलिंग होती है। यही होता है क्या? तो जैसे लॉज के बारे में अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना है कि एप्पल क्या था, नीचे गिरा, तो यहां से क्या इवॉल्व किया गया कि टू मासेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं सपोज ग्रेविटेशन, और मैं आपको बता रहा हूं टू मासेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब एक स्टूडेंट सोच रहा है ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं। मान लीजिए आप क्या सोच रहे हैं कि अट्रैक्ट क्यों करते हैं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वी आर जस्ट स्टडिंग द नेचर। हम नेचर को क्रिएट, अगर यूनिवर्स में हमें पता चला कि दो मासेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो हम रिपल्शन पढ़ा सकते हैं क्या? अट्रैक्शन देखा गया होगा तभी तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं। यस और नो? जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो कि चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, तो ये जो चीज है ना जो हमने आपको बताया, ये लॉ के अंडर आ रहा है, लॉ ऑफ नेचर है। क्या है इसमें? आप कोई इफ एंड बट, ऐसा होता है तो होता है। यस और नो? अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोल देता है कि हम F इक्वल टू एम ए नहीं मानते, तो फिर क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे उसको?
क्योंकि ये तो क्या है, लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ। उन्होंने अपना पूरा टाइम लगाया, काफी साल लगाए, तब जाके उनको ये आउटकम मिला। तो फिजिक्स में जो ज्यादातर चैप्टर्स होते हैं वो किसी लॉ से स्टार्ट होता है। जैसे अभी आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा, तो अगर हम पूरे मैकेनिक्स में बात करें तो आपने जो लॉज पढ़े हैं वो न्यूटन के 3 लॉज पढ़े हैं। यस और नो? ये तो लॉ थे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये लॉ है। बात समझ गए? इसमें हम कुछ ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली सब देखा गया है। ये लॉ ऑफ नेचर है, हम इसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। मतलब ये जब हम आपको बताएंगे उसको डायरेक्टली क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है और आपको देखना है कि उसको लगाया कैसे जाता है। फिर इसके बाद अगर हम आपसे कुछ भी पूछते हैं तो आपको उन फंडामेंटल्स को क्या करना है, अप्लाई करना है। और अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो लॉज आपको बताए गए हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। मतलब अब अगर आप लॉज को सही तरह से क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने सुना है कि न्यूटन सेकंड लॉ इनर्शियल फ्रेम से वैलिड है। कहां से वैलिड है, जानते हो ये बात? तो जब कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है तो हम लोग बोलते हैं कि यहां से न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। और अगर वैलिड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, वो तो एक टेक्निक है, लेकिन अगर हम टेक्निकल बात करें तो वहां से न्यूटन्स लॉ वैलिड। तो बाई फोर्स हमने क्या किया, उसको अप्लाई करने के लिए एक हाइपोथेटिकल क्या करते हैं, फोर्स को एज्यूम करते हैं। यस और नो? तो अगर हम बेसिक लॉ की बात करें तो लॉ तो ये है कि भाई न्यूटन्स लॉ कहां से लगाया जाएगा, इनर्शियल फ्रेम। अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं और वहां से ये देखिए बॉडी पे तो फोर्स लग रहा है बट इसका तो एक्सीलरेशन 0 है। यस और नो? जैसे मान लीजिए एक लिफ्ट में, लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रही है, तो आपको पता है कि पर्सन का वेट है mg और उसके पैर पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, mg प्लस ma। लेकिन हम लिफ्ट में जाके देखेंगे तो हम कहेंगे इस पे तो फोर्स है लेकिन एक्सीलरेशन 0 है। तो सही मायने में ये कहना सही नहीं है, क्योंकि हम जहां से सोच रहे हैं कि फोर्स एक्सीलरेट करेगा तो वो तो किसका लॉ है, न्यूटन्स का लॉ। लेकिन उस पर तो रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, हर जगह से वैलिड। तो जब कोई लॉज हम आपको बताएं उसको आपको बहुत बेसिक से क्या करना है, पिक करना है। और उसमें आपको इफ एंड बट जो लगाया हुआ है हमने, या इफ एंड बट तो आपको क्वेश्चन मार्क तो करना ही नहीं है, बट साथ के साथ जब हम समझा रहे होंगे तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। क्या आएंगे? कि आप इस कंडीशन में लगा सकते हैं, इस कंडीशन में नहीं लगा सकते। तो इनको आपको बहुत ध्यान से रखना है। पहली बात समझ में आई? तो जो लॉज का पार्ट है वो पार्ट ये होता है कि लॉ ऑफ नेचर किसी ने स्टडी किया होगा, फिर वो हमें बताया जाएगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा अप्लाई करते वक्त कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, जैसे बताया गया है वैसे ही यूज करना है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर वही है। फिर हम अपने हिसाब से कुछ भी उसको मोल्ड नहीं कर सकते। पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर दूसरा पार्ट क्या होता है, लॉजिक्स। लॉजिक मतलब जब आप आगे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं तो वहां पर आपको लॉजिकल डिसीजन लेने हैं। क्या लेने? लॉजिकल डिसीजन मतलब कि आपको अगर कोई चीज समझ में आ रही है तो आपको उसके लिए कोई लॉजिक ढूंढने। क्या ढूंढने? जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका, मैक्सिमम हाइट यहां आएगी। पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट यहां पर आएगी। अब आप ये ढूंढेंगे कि मैक्सिमम हाइट का लॉजिक क्या है। तो आपने उसका पूरा मोशन क्या किया, एनालाइज किया। आपने देखा कि ऊपर जा रहा था तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो आपने देखा कि ये ऊपर जाते जाते जब नीचे आना शुरू कर देगा तो वही जगह क्या होगी इसकी, मैक्सिमम हाइट की। तो जब आप कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको किन पर ध्यान रखना है, लॉजिक्स पे। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे ऐसा लग रहा है। यस और नो? अगर आपको कुछ लग रहा है तो उसके लिए आप हमें प्रॉपर लॉजिक बताएंगे कि आपके पास क्या लॉजिक है। यस और नो? अगर आपके पास उसके लॉजिक्स के सेटिस्फैक्टरी जवाब हैं तब तो हम उसको क्या करेंगे,
एक्सेप्ट करेंगे, वरना इमोशनल एस्पेक्ट का कोई मीनिंग आपको लग रहा है। मतलब कभी भी क्वेश्चन करने बैठो ना, आपको ऐसा लगे कि आपके मन में कोई डिसीजन आ गया कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको उसके लिए कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है कि क्यों, इसका मतलब हो सकता है जो हम सोच रहे हैं वो सही भी हो सकता है और बाई चांस सही भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं? लेकिन गलत भी, ज्यादातर आपने देखा होगा कि मन से आगे बढ़ जाते हैं तो गलत ही हो जाता है। लॉजिक कुछ और बोल रहा होता है और हम कुछ और लगा रहे होते हैं। तो आपको ये एक अपने अंदर सेपरेशन क्रिएट करके रखना है कि आपके मन में कोई बात आती है तो आप उसके लिए क्या ढूंढेंगे? लॉजिक ढूंढेंगे कि हाँ, अगर हम मेरे मन की बात सही है तो फिर क्या होगा, उसके लिए कोई पॉइंट आपके पास होंगे। क्योंकि फिजिक्स में तो कोई भी बात डायरेक्ट नहीं है, या तो कोई लॉ होगा, हम बोलेंगे नहीं लॉ ऐसा ही। जैसे अगर किसी ने कहा कि सर मैं लॉजिक ढूंढ रहा हूं कि दो मासेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है। इतनी ही बड़ी बात है कि हमें पता है कि ये दोनों मासेस क्या करते हैं, ये अच्छी बात है। इवन हमने Gm1m2/r² निकाल लिया, ये और भी अच्छी बात है। बात समझे कि नहीं? क्लियर है मेरी बात? तो पहले तो लॉज आपको ढंग से सीखना है, उसको इंप्लीमेंट करते वक्त कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। और जो दूसरा पॉइंट है, जो लॉजिक्स की हम बात कर रहे हैं, हर एक बात का आपको लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक ढूंढना है मतलब कोई भी बात आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई फंडामेंटल लगा रहे हैं। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर हमने मोमेंटम कंजर्व कर दिया, आंसर नहीं आ रहा है। पहले देखना है कि मोमेंटम कंजर्व होगा भी या नहीं होगा, क्या वहां कोई कंडीशन है? अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 लगे तो हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, यस और नो? तो ये जो लॉजिक्स होते हैं इसको ढूंढा जाता है कि क्या वहां पर फंडामेंटल लगेगा, क्या लॉजिक बन सकता है, यस और नो? तो हमेशा अपने और अपने क्वेश्चन के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करके रखेंगे आप, और वो सेपरेशन क्या है? लॉजिक होना चाहिए आपके पास हर बात को कहने का। या तो कोई फंडामेंटल लॉ होगा तो हम बात मान लेंगे, नहीं तो उसके पीछे उन लॉज पे छुपा हुआ कोई लॉजिक होगा जिससे हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। जैसे आप लोग कंस्ट्रेंट पढ़ रहे थे, आपने क्या देखा कि एक वेज पे दूसरा वेज, मान लो एक वेज पे दूसरा ब्लॉक रखा है, तो आपके पास लॉजिक है कि दोनों ब्लॉक्स हमेशा कांटेक्ट में है। क्या है? फिर आपने कांटेक्ट से लॉजिक क्रिएट किए कि आपने क्या किया कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल उनकी वेलोसिटी क्या कर देते हो आप, सेम कर देते हो, यस और नो? तो ऐसे आपको लॉजिक ढूंढ ढूंढ के आगे बढ़ना है, और हमेशा जो आपके मन में जो भी बात आए उसके लिए आपको क्या ढूंढना है? लॉजिक ढूंढना है कि क्या इस तरह से हो सकता है। और उसके बाद जो तीसरा एस्पेक्ट हमारे पास स्टडी का आता है, आपने सारी बातें कर ली, इसके बाद आता है मैथमेटिकल हैंडलिंग। क्या आता है भाई? एक पार्टिकल को ऐसे फेंक देते हैं, अच्छा लगता है कि उड़ता हुआ जा रहा है, पर जैसे आई कैप जे कैप के कैप आ जाता है, देखा होगा आपने, या मान लीजिए कि उसमें डिफरेंशिएशन आ गया, उसमें इंटीग्रेशन आ गया बीच में, तो ये क्या है? उसके मैथमेटिकल स्टेप्स है। तो लॉज, लॉजिक्स प्लस मैथमेटिकल हैंडलिंग, ये पूरा आपका क्या है? फिजिक्स है। समझ आई बात? तो 12th में क्या होते हैं, बहुत सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर चलेंगे। 11th में क्या हुआ, एक न्यूटन्स लॉज आए थे और बाकी सब पूरा मैथमेटिक्स था आपका। कहां तक? सेंटर ऑफ मास तक सारा मैथमेटिकल प्रूफ है हर जगह पे। तो सारी चीजें मैथमेटिकली चल रही हैं या फिर कोई लॉज होते हैं, और जो भी हमें डिसीजन लेना होता है वो कैसे लगाना होता है? वो लॉजिक के बिहाफ पे, और लॉजिक जनरेट होते हैं यहीं से, लॉज के थ्रू ही क्या होंगे? लॉजिक्स जनरेट होंगे। बात समझ में आया? तो कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में आता है उसको इंप्लीमेंट करने से पहले आप लॉजिक ढूंढेंगे, क्या ऐसा कुछ बताया गया है? बात समझ गए? और पर्टिकुलर क्वेश्चन को सीखने की बजाय उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए? तो जो उनके स्टेप्स होते हैं, जो हम आपको लॉजिक सजेस्ट करते हैं पढ़ाते वक्त, उस तरह से आपको भी हर क्वेश्चन में उनको क्या करना पड़ता है? इंप्लीमेंट करना पड़ता है। बात समझ गए? तो टेक्निकल तरह से पढ़ाई करनी होती है तो फिजिक्स इजी सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत छोटा सब्जेक्ट हो जाता है। बात समझ गए?
और अगर अब हम हर एक प्रोफाइल को रटने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा ये सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे, हालांकि अभी हम लोग वेव्स के बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें अगर मैं आपको पूरा बता दूं तो जो रे ऑफ लाइट है, क्या है? चलो अभी हम लोग रे ऑफ लाइट की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं कि लाइट जो है, जैसे आपको पता है यहां से लाइट ऐसे निकल के इधर जा रही है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ उसका पाथ चाहिए। क्या चाहिए? तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये सारी बातें मैक्सवेल ने बताई हुई है। किसने बताई हुई है? हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा ईएम वेव को समझते हुए, ताकि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता चल जाए कि ये क्या है। हालांकि इस चैप्टर में आपको किसकी जरूरत है? सिर्फ कि लाइट किस पाथ पे जा रहा है, और जो सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे आप मिरर में अपना चेहरा देखते हो, यस और नो? तो वो जो आप चेहरा देख रहे हो, जो पीछे आपको कोई दिखाई दे रहा है, उसका जो पूरा एनालिसिस है वो किसके बिहाफ पर है? रे ऑफ लाइट के बिहाफ पे। और रे ऑफ लाइट क्या है? जिस पाथ पर हमारी लाइट क्या करती है? प्रोपगेट करती है। तो इस चैप्टर में सारा जो रोल है वो किस पर है? रे ऑफ लाइट पर है। बट अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं ये सब मैक्सवेल ने बताया हुआ है। किसने बताया हुआ है? तो मैक्सवेल ने कहा कि जो अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या हम लोग इनको क्या बोलते हैं? ईएम वेव्स या लाइट वेव्स। क्या बोलते हैं? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है वेव्स। तो वेव्स में क्या बोला जाता है कि जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, इसको क्या कहा जाता है? वेव्स कहा जाता है। बात समझ गए? अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। मैकेनिकल वेव्स आप लोग जब पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग बात करेंगे। अभी हमारा फोकस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ। तो ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ गए? तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट वेव्स, इनको चलने के लिए किसकी जरूरत नहीं है? मीडियम की जरूरत नहीं है। बात समझ गए? और ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं? लॉज बता रहा हूं। इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है? जो मैं बता रहा हूं उसको एक्सेप्ट करना है, फिर आगे हम लोग इसके बिहाफ पे आगे बढ़ेंगे। बात समझ गए? तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या है कि है तो वेव्स, लेकिन इन वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड, लेकिन ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। बात समझ गए? तो जो ईएम वेव्स है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मूव करती है। क्या मूव करती है? जैसे ये लाइट इधर से इधर आ रही है ना, तो अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो इधर से इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोपगेट हो रही है। क्या हो रही है? अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है या मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, ये पूरा 12th का स्टडी है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो हम लोग वहीं पढ़ेंगे। अभी हमारा बस फोकस ये है कि लाइट किधर जा रही है, थोड़ा इसके बारे में आइडिया लग जाए। और लाइट में जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसमें कौन सी एनर्जी प्रोपगेट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। याद रखिएगा, अभी इसको समझना नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इस चैप्टर में मुझे क्या चाहिए? सिर्फ लाइट का पाथ। तो मैं बस पाथ की तरफ ही ले चल रहा हूं आपको, बस डिटेल में थोड़ा सा जानते हुए, वरना ये ईएम वेव्स अपने आप में चैप्टर है। जब हम लोग एसी चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद आपके पास चैप्टर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉपरली देखेंगे। अभी आप समझ चलिए कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब लाइट प्रोपगेट करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर टाइम के साथ वेरी करते हैं।
क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है मान लीजिए, तो अगर हम कहें कि किसी पॉइंट पर जो फोर्स है वो हमेशा टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किसी पॉइंट पर किसके साथ वेरी कर रहे हैं? टाइम के साथ। और जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर ये टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं ना, उसके बाद ये वेरिएशन जो है आगे बढ़ता जा रहा है। आगे जैसे मान लीजिए यहां पर कोई लाइट वेव्स ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या करेंगे? वेरी करेंगे। दो वेक्टर हैं, बस ये समझना है अभी आपको, समझ आएगा। और लाइट में इनकी एनर्जी आगे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कुछ इस तरह से, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर एक पॉइंट है, अभी मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ये 0 है। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर जो है, इसकी डायरेक्शन किधर है? ऊपर। एक और पॉइंट ये वाला, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो आप वेक्टर के साइज को देख के समझ सकते हो कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और घट रहा है। फिर यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ गई, सही है। और फिर वापस घटते घटते 0 हो गया। ये मैंने आपको क्या शो किया पता है? कि जैसे मान लो लाइट वेव इधर जा रही है, तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स है ना, इन सब पॉइंट्स पर इस समय पर क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये शो किया है मैंने आपको। बात समझ गए? और टाइम के साथ पता है ये यहां नहीं पड़े रहेंगे, ये लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, इन पॉइंट्स पे लगातार टाइम के साथ क्या आता जाएगा? वेरिएशन आता जाएगा। बात समझ गए? उसके बाद जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में वेरी कर रहा है ना, तो एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वेरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर प्लेन में वेरी करता है। बात समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में वेरी कर रहा है। तो ये जो मैं 2D में ही बना रहा हूं, बट बनाना किधर चाहिए मुझे? इसके परपेंडिकुलर। क्लियर और नॉट? तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, और वो भी अपने आप को क्या कर रहा है? टाइम के साथ। और यहाँ जो हम रिप्रेजेंट दिखा रहे हैं वो आपको अलग अलग पॉइंट पर शो कर रहे हैं कि वो कितना है। बात समझे कि नहीं? तो मैक्सवेल क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करते हैं? वेरी करते हैं। और ये वेरिएशन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो पता है वो जो बढ़ता जा रहा है ना आगे, वो किधर आगे की तरफ बढ़ रहा है? तो लाइट इस तरफ जा रही है, ऐसे। बात समझ गए? इट इज व्हाट? इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो लाइट का प्रोपगेशन इधर हो रहा है। इवन मैक्सवेल ने क्या बताया पता है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिधर होंगे ना, वो दोनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन जो होगा, उसके परपेंडिकुलर किसका प्रोपगेशन होता है? लाइट का प्रोपगेशन। याद रखिएगा, इसमें किंतु परंतु नहीं लगाना है, ये सब लॉज हैं, ये मैक्सवेल ने बताया हुआ है, वो हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दो वेक्टर हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। और आपका जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन जा रहा है? या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन उधर होता है। अब मुझे बताइए, एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होती है क्या? जैसे सपोज ये बोर्ड का प्लेन है, तो मैं आपसे कह रहा हूं बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, या तो इधर या इधर। तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शंस होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मेरे हाथ वाला प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो मैक्सवेल ने बताया कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है दैट इज अलोंग ई क्रॉस पी। किधर?
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर ले हम, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड, तो E क्रॉस B इधर जाएगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है अभी इस चैप्टर में कहीं काम नहीं आएगा कि ये E क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है, बात समझे क्या? तो हमें इस चैप्टर में किसकी जरूरत है, लाइट के पाथ की। और लाइट जिस पाथ पे प्रोपगेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, नहीं उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। लाइट जिस पाथ पे ट्रेवल करती है उसको रे ऑफ लाइट। और यहाँ पर लाइट जा किधर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और उसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर या E कैप क्रॉस B कैप। क्लियर? अभी इस पे आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी आपके पास जो क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएगा वो EM वेव में आएगा, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म पूरा समझ लेंगे तब हमें क्या समझ में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ गए? तो आपको पता चल गया लाइट वेव किधर जा रही है। तो देखिए ये जो आप वेरिएशन देख रहे हैं, तो जैसे आपने सुना होगा कि जैसे ये लाइट है इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या कर रहा है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अगर ये रिपीट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नहीं हम बोलेंगे जितना फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसका टाइम पीरियड है 10⁻⁻⁶ सेकंड। कितना? इसका मतलब है 10⁻⁻⁶ सेकंड में एक वेरिएशन पूरा हो जाता है। तो बताइए एक सेकंड में कितना वेरिएशन हो गया। तो अगर उसका टाइम पीरियड 10⁻⁻⁶ सेकंड है, इसका मतलब एक सेकंड में 10⁻⁶ टाइम्स वो अपने उस वेरिएशन को रिपीट किया उसने। मतलब ऐसे समझना कि उसने एक कुछ ऑसिलेशन पूरा किया कितने टाइम में, तो एक सेकंड में कितनी बार उस ऑसिलेशन को रिपीट कर चुका होगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। बात समझ गए? तो जो हमारे पास लाइट वेव्स हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी को अगर आप समझना चाहते हैं तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रहे हैं, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, तो इनके वेरिएशन का एक टाइम पीरियड होगा और उस टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। बात समझ गए? फ्रीक्वेंसी का मतलब वो जो रिपीटेशन है वो एक सेकंड में कितनी बार हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी। बात समझ गए? तो यानी लाइट की कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है। क्लियर है? और ये जो लाइट वेव्स हैं इधर मूव कर रही हैं, तो ये इधर से इधर जा रही हैं, तो इनकी स्पीड होती है, क्या होती है, स्पीड। तो अगर हम इस स्पीड की बात करें तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये कहां पर है, वैक्यूम में। समझ आई बात? तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बोलें कि पानी में तो उसमें ये वैल्यू नहीं है, इससे कुछ कम है। बात समझ गए? तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी। बात समझ गए? तो अगर हम वैक्यूम में चलने की बात करें तो उसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? तो अब आपने एक टर्म सुना होगा वेवलेंथ। समझ आई बात? तो अब इधर सुनिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, तो यहां पर तो ऐसे वेरी कर रहा है, और मैंने बोला कि ये सारा कुछ आगे जाता जा रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो अभी मैंने जैसे आपको फॉर एग्जांपल कहा कि 10⁻⁻⁶ सेकंड इसका टाइम पीरियड है, यानी ये अपना एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 10⁻⁻⁸ सेकंड में। तो अगर 10⁻⁻⁶ बोल दो कोई बात नहीं, 10⁻⁻⁶ सेकंड में उसने अपना एक ऑसिलेशन क्या किया, पूरा किया। क्लियर? और मैंने कहा इसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻। बताइए इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो, एक टाइम पीरियड पूरा हो, उतनी देर में लाइट कितनी दूर चली जाएगी। क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय इसका टाइम पीरियड,
300 मीटर, मतलब 10⁻⁻6 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। और एक टाइम पीरियड में लाइट जितनी दूर ट्रेवल कर जाएगी उसको उसकी वेवलेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बात समझ गए? तो वेवलेंथ का मीनिंग, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारी विजिबल लाइट है उनकी वेवलेंथ लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो जो हम एंगस्ट्रॉम बता रहे हैं आपको, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर, है ना। तो ये वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसका कोई टाइम पीरियड होगा, और एक टाइम पीरियड पूरा होगा उतनी देर में लाइट जितनी दूर चली जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसकी वेवलेंथ। बात समझ में आया? तो देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। मुझे जरूरत किसकी है? सिर्फ अभी इस चैप्टर में सिर्फ इसकी जरूरत है कि लाइट किधर जाएगी और जिधर जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे आपने सुना है कि कुछ रिफ्लेक्शन होता है, कुछ रिफ्रैक्शन होता है, तो उस वो फेनोमेना होने पर उसके पाथ में क्या चेंज आता है, किस तरह से उसका पाथ चेंज होता है, उसके बारे में स्टडी है। और उस पर क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं उन सब चीजों के बारे में स्टडी होगी। यस और नो? अच्छा, इसमें अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, तो ये दोनों बिल्कुल एक तरह से क्या करते हैं? वेरी करते हैं। जैसे आप देखो, जब मैंने यहां पर किसको जीरो दिखाया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है उसी जगह मैग्नेटिक फील्ड भी। या अगर हम टाइम के साथ बात करें तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये दोनों ना साथ साथ चलते हैं। साथ साथ का मतलब, जब बी जीरो है तब ई भी जीरो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये साथ साथ चलते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में है। किसमें है? सेम फेज, मतलब ये साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ इनका वेरिएशन हो रहा है। जैसे वो हो रहा है जीरो, वैसे ही जब वो मैक्सिमम हो रहा है, जब ये जीरो हो रहा है ये भी जीरो हो रहा है, जब ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है तो वो भी नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है। बात समझ गए? तो यहां से आपको पूरा क्या समझना था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन आगे क्या करता है? प्रोपगेट करते जाता है। तो जिधर वो प्रोपगेट कर रहा है वही हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या करते हैं? वेरी करते हैं। तो इस वेरिएशन का एक टाइम पीरियड होता है, वेरिएशन का एक, और उस टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास कुछ होगी मीडियम में, जैसे कि वैक्यूम में कितना है? एक टाइम पीरियड पूरा होता है, उतनी देर में लाइट जितनी दूर ट्रेवल कर जाएगी हम उसको क्या बोलेंगे? उसकी वेवलेंथ बोलेंगे। बात समझ में आया? और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में आपका कौन जाता है? लाइट ट्रेवल करता है, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? ई क्रॉस बी के तरफ। बात समझ गए? और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, या वेरी, वाइब्रेट मतलब चेंज होना। बात समझ गए? तो ये हमेशा किस में होते हैं? सेम फेज में। ये सारी बातें हमें किसने बताई है? मैक्सवेल ने बात की है। बात समझ गए? तो नीचे लिखिए, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये डायग्राम बना लो फटाफट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली, अब बोर्ड पे तो हम लोग बना नहीं सकते तीन प्लेन, ये वाला प्लेन और एक इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, तो हमने पूरा बोर्ड पे ही शो किया है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन।
अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा आपका 12th का पार्ट है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको मान के चलेंगे कोई दो वेक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। बना लिया सबने? पॉइंट नंबर 1 लिखिए। देखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, electromagnetic energy propagates in electromagnetic wave. The electromagnetic energy propagates and the electromagnetic wave does not require medium to travel, and the electromagnetic wave does not require medium to travel. तो इनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये मीडियम में भी चल सकती हैं। बात समझ गए? पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2, the variation of electric field and magnetic field, the variation of electric field and magnetic field are in mutually perpendicular plane, are in mutually perpendicular plane, and electric field and magnetic field varies in same phase, and electric field and magnetic field varies in same phase. सेम फेज का मतलब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ जीरो, साथ साथ नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर साथ साथ ये वेरिएशन होगा। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? ये सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। बात समझ गए? और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है। समझ आई बात? थर्ड पॉइंट लिखे। थर्ड पॉइंट, देखिए, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is perpendicular to the plane of electric field and magnetic field, is perpendicular to the plane of electric field and magnetic field
in the direction of perpendicular to the plane of electric field and magnetic field. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों का जो प्लेन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ई कैप क्रॉस बी कैप, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी डायरेक्शन होती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर किधर, तो दैट इज टुवर्ड्स ई कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है। तो इसी में लिख लो, द पाथ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ propagation of light is called ray of light. बात समझ में आए? तो जिस पाथ पे हमारी लाइट प्रोपगेट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन कौन सी वेव जो होती है जिनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, समझ आई बात? तो इसमें आपको पता है कि ये वो लाइट है जो हमें दिखाई, मतलब हमारे आईज में रेटिना पे ये सेंस ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है, इसके अलावा हमें और कुछ दिखाई। तो रेड के आगे कौन होता है, इंफ्रारेड, सही बात है। उसके आगे माइक्रोवेव, कौन होता है, माइक्रोवेव। और उसके आगे चलते हैं तो रेडियो वेव्स, ठीक है। अगर हम वॉयलेट के लेफ्ट साइड में बात करें तो अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है, अल्ट्रा वॉयलेट, उसके बाद एक्स रेज एंड गामा रेज, नहीं बस इतना ही, ये गामा रेज है। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। अगर कोई कॉस्मिक रेज बोल रहा है तो वो ईएम वेव्स नहीं होती है, बात समझ गए, वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ईएम वेव के स्पेक्ट्रम में यही वो रेज हैं, इनके अलावा और किसी के आगे रेज लगाओ तो वास्तव में रेज नहीं है, वो रेज यही है, मतलब लाइट वेव्स यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमें दिखाई देता है, इसके अलावा हमें दिखाई, जैसे अभी हम लोग बात करें इंफ्रारेड, तो जैसे अभी ये रूम टेम्परेचर पे बॉडीज हैं, तो इनमें से जो ज्यादातर रेडिएशंस आ रही हैं वो कौन सी आ रही हैं, इंफ्रारेड। तो आप लोगों ने देखा होगा नाइट विजन क्या कहते हैं, जो ग्लासेस यूज करते हैं तो उसमें थर्मल एनर्जी सेंस करते हैं, बात समझ गए। तो उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही होती हैं, कौन से, जैसे अगर हम बात करें माइक्रोवेव्स, घर पे सुना ही होगा आपने, माइक्रोवेव यूज में होता है, कुकिंग में यूज आता है। और इधर जो आप मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो तो कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स यूज होती है। इधर आपके अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज का आपने नाम सुना होगा, गामा रेडिएशंस तो है, बहुत हाई एनर्जेटिक फोटोन एनर्जीज होती हैं, बात समझ गए। तो इनके बारे में ये एक टॉपिक आएगा आपके पास 12th में, एक्स रेज करके, मॉडर्न फिजिक्स में। वहीं पर न्यूक्लियर फिजिक्स में गामा रेज आपको दिखाई देंगे किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज आपको दिखाई देगा, बात समझ गए। इधर हम लोग बात करेंगे रेडियो वेव्स जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, किस में यूज होते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है। और अगर हम वॉयलेट से लेकर रेड तक बात करें तो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800, ये क्या है इसका, वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या होता है, नहीं लैम्डा तो होता है, लैम्डा का नाम क्या है, एक टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि लैम्डा क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम पीरियड, सही बात है। और लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, बना दें इसको, तो न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1/t, टी क्या है, टाइम पीरियड।
ओके, तो एक टाइम पीरियड में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और हमारे वॉयलेट से लेके रेड तक जो वेवलेंथ है कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7000। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा इधर उधर कहीं पे लिखा हुआ दिख सकता है आपको, बात समझ गए। तो ये हमें दिखाई देगा और बाकी हमें दिखाई, तो इस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हो वो सब दिखाई देने के हिसाब से ही होंगी सारी चीजें, बात समझ गए क्या। तो इतना नोट कर लीजिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो लाइट जिस पाथ पे प्रोपेगेट करती है उसी को क्या कहा जाता है, रे ऑफ लाइट। कैमरा इधर रखिए, ये नोट करना है उनको बस। ये इधर से इधर जो लिखा हुआ है ना, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। किस तरफ, इधर से इधर, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो ये कुछ लाइट वेव्स की कुछ इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। अभी हमें बस इस चैप्टर में यूज करना है इसका पाथ, और पाथ पे क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर। तो जिस पाथ पे लाइट प्रोपेगेट करेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। तो हमने ये रे ऑफ लाइट शो किया है, इसके ऊपर एरो शो करते हैं ताकि हमें पता चले कि लाइट किस तरफ जा रही है। और ये पूरा चैप्टर रे ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होने वाला है, इसीलिए हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को और क्या बुलाते हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स एक ही बात है। क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया सभी ने। तो देखिए रे ऑफ लाइट क्या है, जिस पाथ पर लाइट क्या करती है, प्रोपगेट करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। अब हमारे पास अगर एनालिसिस में बहुत सारी पाथ होंगे, मतलब बहुत सारे रे ऑफ लाइट होंगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट बीम। क्या बोलते हैं, तो कलेक्शन ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ रेज आर कॉल्ड, दैट इज लाइट या बीम ऑफ लाइट। क्लियर है। तो इधर देखिए, जो हमारे पास बीम ऑफ लाइट है वो कलेक्शन ऑफ रेज है। तो जैसे बहुत सारी रेज हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि ये लाइट बीम है, बात समझ गए। अब मान लीजिए आपका लाइट बीम इस तरीके का है, तो ये रे ऑफ लाइट एक दूसरे से क्या हो रही है, ऐसे दूर जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, तो डाइवर्जिंग बीम क्या है, जब ये बीम एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही होगी, डाइवर्ज करेगी। अगर ये इस तरह से आएंगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। और अगर ये रेज पैरेलल हैं तो इनको क्या कहा जाता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कलेक्शन ऑफ रेज आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। और लाइट बीम हम लोग तीन तरीके के दिखा रहे हैं, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो जब ऐसे दूर जाएंगी तो हम बोलेंगे डाइवर्जिंग, ऐसे पास आएंगे तो कन्वर्जिंग। इसमें एरो का भी रोल है, देखो आप, ये एरो से ही पता चल रहा है कि ये दूर जा रहा है और ये पास आ रहा है। बात समझ गए? तो उधर वाली डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग, और ये इधर वाली पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखिए, आपने देखा कि मैंने ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा बनाया हुआ है क्या? ये ऐसे सीधा ही जा रहा है, तो इसका मतलब मैं इसके पाथ में अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं ला रहा हूं। समझ गए? तो एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर। लॉ का मतलब समझ गए? ऐसा होता है। तो लॉ जो है, लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि जब तक एक लाइट एक होमोजीनियस मीडियम में है, किसमें? तो मीडियम का मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने आपसे बोला ना कि जैसे वैक्यूम है, या आपने लाइट को पानी में ट्रेवल करा दिया या ग्लास से ट्रेवल करा दिया, तो लाइट के लिए जो मीडियम होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी वेव हो, अगर उनमें दो अलग अलग मीडियम, मान लीजिए मैंने कहा मीडियम ए और मीडियम बी, अगर इन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम है तो हम कहेंगे मीडियम भी सेम है। और अगर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है तो मीडियम भी डिफरेंट है। तो मतलब मीडियम किससे क्लासिफाई करना है? स्पीड ऑफ लाइट से। तो अगर दो मीडियम ऐसे हैं जिनमें अगर बाई चांस स्पीड ऑफ लाइट सेम आ जाए सपोज, तो फिर तो वो मीडियम उनके लिए अलग अलग नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट सेम है मतलब मीडियम सेम है, और स्पीड ऑफ लाइट अगर डिफरेंट हो गया तो वो अलग अलग मीडियम हो जाएगी। बात समझ गए? तो लाइट का एक लॉ है कि इन अ होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मतलब जब लाइट ट्रेवल कर रही है उसमें मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो होमोजीनियस मीडियम में जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर पाथ पे प्रोपेगेट करती है। किस पे? तो लिखे, इन अ होमोजीनियस मीडियम, in a homogeneous medium, light propagates in straight path. In a homogeneous medium, light propagates in straight path. बात समझ गए? तो होमोजीनियस मीडियम मतलब पूरे में स्पीड ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर स्पीड ऑफ लाइट बदल रही है तो वो दोनों मीडियम होमोजीनियस नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि एक मीडियम ए है और एक दूसरा मीडियम, और अगर हम इन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट लिख रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में समथिंग वीए है और इस मीडियम में वीबी है, और अगर वीए इज नॉट इक्वल टू वीबी, इसका मतलब मीडियम ए एंड बी आर डिफरेंट मीडियम। तो मीडियम किससे आइडेंटिफाई करना है? आर डिफरेंट मीडियम। इसको लिख लीजिए नेक्स्ट रिमार्क जो आपको ध्यान रखना है कि मीडियम किससे देखा जाता है। तो अगर दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं है तो दोनों मीडियम डिफरेंट है। और लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या कहता है कि होमोजीनियस मीडियम में लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर पाथ पे चलती है। मतलब उसके पाथ में कुछ भी डिफरेंस कब आएगा? जब मीडियम चेंज होगा। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं लाइट सोर्स के बारे में। तो इनमें क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट सोर्स।
देखिए डेफिनेटली लाइट सोर्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें से विजिबल लाइट आ रही है वो हमारे लिए क्या है, लाइट सोर्स है। जैसे बल्ब है, सन है, ये सब हमारे लिए क्या है। तो किसी भी सोर्स को हम कहते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे अगर हम बात करें ये ट्यूबलाइट, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, समझ गए। तो यहाँ पर जैसे ये हम बात करें एक पॉइंट सोर्स, एक ऐसा लाइट एमिट करने वाला सोर्स जो कैसा हो, एक पॉइंट हो। तो वो लाइट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है उसके अंदर से। तो ये प्रॉपर्टी देखिए कि जैसे ये एक पॉइंट सोर्स है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। पता है इसमें से जब लाइट निकलती है तो इनमें जो रे ऑफ लाइट होते हैं वो यूनिवर्स में डाइवर्ज करती है। क्या करती है, डाइवर्ज। मतलब जितने भी हम पॉइंट सोर्स की बात करें, वहां से रे ऑफ लाइट, भाई ये सोर्स है, मान लीजिए आपने ये पॉइंट सोर्स को जला दिया, तो ये सोर्स है, लाइट दे रहा है आपको, विजिबल लाइट दे रहा है। तो यहाँ से जो ये रे ऑफ लाइट निकलेगी वो सब कैसी होंगी, डाइवर्जिंग होंगी। तो ये एक पॉइंट से सभी क्या करेंगे, बाहर की तरफ डाइवर्ज करती है। और अगर आप किसी भी सोर्स के बारे में बात करना चाहो तो वो सब पॉइंट सोर्सेस का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारे पॉइंट सोर्स, जैसे अगर मैं एक लीनियर सोर्स की बात करूं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स है और हर पॉइंट से लाइट क्या कर रही होगी, चारों तरफ डाइवर्ज कर रही होगी। तो याद रखिएगा जो एक्चुअल लाइट सोर्सेज हैं वो लाइट को यूनिवर्स में या मीडियम में क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है। क्लियर है क्या। तो पॉइंट सोर्स लाइट को डाइवर्ज करता है। अब देखिए जैसे अगर हम सनलाइट की बात करें तो हमारे पास ये सन है, ये क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। तो ये एक स्फेरिकल बॉडी है। अगर हम इसका ओवरऑल इफेक्ट देखें तो ये भी चारों तरफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। बहुत सारे पॉइंट मिलाकर पूरा, अगर हम पूरा स्फेयर एनालाइज करें तो ये चारों तरफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अब जो ये लाइट ऐसे डाइवर्ज हो रही है, ये सन है और हम लोग कहां पर हैं, अर्थ पे है। हम लोग कहां पर हैं, अर्थ पे है यहाँ पर। अब आपको पता है कि, एक मिनट सुनते जाओ, अब टेक्निकल चीजें शुरू हो गई, ये सब क्वेश्चन में काम आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये अर्थ है, आपको पता है इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है, उसके रेस्पेक्ट में साइज बहुत कम है, तभी तो ये छोटे छोटे दिखाई देते। तो अब यहाँ से लाइट जो रेज है, सनलाइट, वो हमारे अर्थ तक आ रही है। क्लियर। अब मुझे बताइए ये साइज इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो क्या ये एंगल अगर हम बात करें तो अगर हम यहां से इसको बहुत दूर ले जाएं तो इसका साइज के रेस्पेक्ट में दूरी बहुत ज्यादा होगी, तो इन दोनों पर जो लाइट रेज इंटरसेक्ट होंगी, क्या उनके बीच का एंगल बहुत कम होगा। तो हम लोग बहुत फार अवे हैं। तो सन ने तो वैसे लाइट को एक्चुअली क्या किया है, डाइवर्ज किया है। लेकिन जब हम लोग सनलाइट को हमारे यहां पर कंसिडर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हम लोग कैसा कंसिडर करेंगे, देखो ये एंगल बहुत नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल मतलब इनको ऑलमोस्ट हम कैसा मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं। तो इसीलिए जो सनलाइट है उसको अर्थ पर हम लोग कैसा मानते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक्चुअली तो वो डाइवर्ज होके आ रही है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लाइट, देखो ये डाइवर्ज कर रही है, लेकिन ये लाइट तो निकल गई इधर, ये इधर निकल गई, ये पहुंची क्या यहाँ, इनके बीच में बहुत एंगल है। लेकिन जो हम तक पहुंच पा रही है उनके बीच का एंगल बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, मतलब जो अर्थ पर जो सनलाइट है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। तो हम लोग सनलाइट को ऑन अर्थ विल बी considered as parallel beam of light. क्लियर। अब जैसे कोई क्वेश्चन सनलाइट पर बेस्ड आ जाए तो आपको उसको अर्थ पर कैसा मानना है, उस जगह पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और बाकी वैसे धीरे धीरे वो एंगल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे दिया गया एंगल हमारे लिए उस जगह पर नहीं, वो एंगल ये वाला नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो शाम के टाइम ऐसे आ रहा है, सुबह ऐसे दिन में ऐसे आ रहा है,
शाम के टाइम ऐसे आ रहा है, जो भी है, तो वो तो एक कंसिडरेशन टाइम के साथ चेंज हुआ है, लेकिन किसी मोमेंट पर वो सभी रेज आपस में पैरेलल कंसिडर होंगी हमारे लिए। बात समझ गए? तो सनलाइट हमारे लिए कैसी कंसिडर होगी? अब देखिए इस पे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे एक आदमी धूप में खड़ा है, अब हम कह रहे हैं कि बताइए कि वो जो खड़ा है तो वहां पर उसका जो सनलाइट में शेडो बनेगा, तो ग्राउंड पे शेडो का साइज क्या होगा? तो अब इन पर जो हम अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक सोर्स की प्रॉपर्टी जानते हैं, एक हम लोग ये जानते हैं कि लाइट किस पाथ पे ट्रेवल करता है। तो अगर मान लीजिए मेरा हाथ लाइट के बीच में आ गया और लाइट इसको पेनिट्रेट करके नहीं जा पा रही है, तो इधर कुछ रीजन तैयार होने लग जाएंगे जहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर उन रीजन्स में हम क्या रखें, स्क्रीन रखें, तो उन स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा? शेडो मिलेगा। बात समझ गए? तो नोट करिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो शेडो पर बेस्ड है। तो सनलाइट को हम लोग अर्थ पे कैसा कंसीडर करेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बाकी क्वेश्चन बताएगा उस समय पर वो एंगल कितना है। तो पॉइंट सोर्स क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। बात समझ गए? और सनलाइट को हमारे लिए अर्थ पर हम लोग कैसा कंसीडर करने वाले हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब देखिए हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन शैडो पे करते हैं। तो शैडो कैसे क्रिएट होता है? जब लाइट के पाथ में सामने कोई ऑब्स्टेकल रख दो, तो ऑब्स्टेकल क्या करेगा? एक ऐसा रीजन तैयार करेगा जहां पर लाइट की या तो कंप्लीटली एब्सेंस हो या पार्शियली क्या हो? एब्सेंस हो। जैसे मान लीजिए अभी यहां पर मैं खड़ा हूं सपोज, तो इस लाइट को अगर मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं तो इधर पीछे वाले पोर्शन पे क्या होगा? मैंने लाइट को क्या किया? रेस्ट्रिक्ट किया आगे जाने से। तो फिर आप जब स्क्रीन रखेंगे उसके अकॉर्डिंग किसका फॉर्मेशन होगा? शैडो का फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि ये एक पर्सन है, ग्राउंड पे स्टैंडिंग है, और हमें बताया गया कि उस पर्सन की हाइट कितनी है? h। और यहां पर जो सनलाइट है इस टाइम पे वो हॉरिजॉन्टल से कुछ 37 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है क्या? तो ये सनलाइट देखो धीरे धीरे शुरू हो गया है, कहानी खत्म, अब क्वेश्चन शुरू होंगे धीरे धीरे। समझ गए ना? तो मैथमेटिक्स अभी भी है, बस थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कम है अभी ऑप्टिक्स में। बात समझ गए? ऑप्टिक्स में लाइट का प्रोपगेशन देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये कौन सी लाइट आ रही है? सनलाइट आ रही है। अब क्वेश्चन तो आपको क्या बता के हट गया कि लाइट आ रही है कितने एंगल पे? अब आपको पता होना चाहिए कि ये इसको आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? बिकॉज सनलाइट है। बात समझ गए? अब हम आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर्सन की अगर हाइट h हो तो आपको बताना है फाइंड आउट द साइज ऑफ शैडो ऑफ द पर्सन ऑन द ग्राउंड। 1 मिनट, अभी टॉपिक को समझे, है ना? तो देखिए ये पर्सन स्टैंडिंग है, तो आपको पता है कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर पाथ पे जाती है होमोजेनियस मीडियम में। यहां देखिए लाइट सीधी जा रही है, जमीन पे गिरेगी, इसका मतलब जमीन का ये पॉइंट ब्राइट होगा या नहीं होगा? इसके बाद अगर हम लास्ट रे वो बात करें जो ग्राउंड पे गिरेगी, तो इसके आगे जमीन पूरी ब्राइट दिखाई देगी। यस और नो?
लेकिन इसके बाद अब लाइट को ये क्या करने लग गया, रेस्ट्रिक्ट करने लग गया। तो ये वो रीजन्स तैयार हो रहे हैं जहां पर लाइट प्रेजेंट। तो अभी आपने स्क्रीन ऐसे रखी है, मान लो आप कहते हो कि सर ने मैंने स्क्रीन ऐसे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन पर क्या बनेगा, शेडो बनेगा। तो इसीलिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, स्क्रीन। तो मैंने यहां पर स्क्रीन की तरह किसको यूज किया है, ग्राउंड को यूज किया। बात समझ गए। तो रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, ये वो रीजन बन रहा है, देखो ये वाली लाइट रोक दिया ना इसने, ये भी, ये भी, तो ऐसे रुक गया। ठीक है, कोई ऐसे सोच रहा हो कि पैर के नीचे से जाएगा, जा सकता है, मतलब समझ गए ना। लेकिन आप मान के चल रहे कि भाई ये शेडो बन रहा है उसका प्रॉपर, तो उसका शेडो यहां से शुरू होगा, यहां खत्म हो जाएगा। तो ये पर्सन का शेडो कुछ इस तरीके का बनेगा ग्राउंड पे। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द शेडो। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ये एंगल थीटा, हाउ मच इट इज, 1037, 1037 h अपॉन x। कंसंट्रेट करें, फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए कंसंट्रेशन से बैठे, क्योंकि सारा कुछ मैथमेटिकल गेम है। h अपॉन 1037, 1037 3/4, तो 4h/3, ये पर्सन का शेडो की हाइट ये है। यस और नो। अब मुझे बताइए, ये पर्सन अगर यहां से थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए तो शेडो के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ये पर्सन सपोज आगे बढ़ जाता है तो ये एंगल्स तो चेंज हो ही नहीं रहे। तो मान लीजिए अभी रेड कलर वाले से हेड का शेडो बन रहा था, थोड़ी देर बाद ये यहां से यहां आ गया तो येलो वाले से हेड का शेडो बन गया, मान लीजिए, मतलब येलो वाले के इधर। तो जब आप टेन थीटा देखेंगे एंगल तो क्या है, सेम ही है ना। तो इसलिए यहां पर आपको दिख रहा है कि साइज ऑफ शेडो में कोई चेंज। अब जैसे कभी आप मान लो इवनिंग में घूम रहे हो, तो आपने कभी अपना शेडो देखा हो, तो आप चलते जा रहे हो, बड़ा होते जा रहा है, ऐसे देखा है, आप चलते जा रहे हो ऐसे बड़ा होते जा रहा है आगे, कभी ऐसा फील किया है। हालांकि फिजिक्स ज्यादा फील नहीं करना है, बट कभी आपने देखा होगा ये। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन उस पर करेंगे जिसमें शैडो की साइज वो आपके चलने के हिसाब से भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हमने उसका फंडामेंटल पढ़ लिया है, अब हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट करिए क्वेश्चन नंबर 2। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं। तो इस पर्सन के साइज ऑफ शेडो जो है वो अपनी हाइट से क्या है, ज्यादा बन रहा है। क्लियर है। बाई चांस ये 45 डिग्री होता तो सेम आ जाता। क्लियर और नॉट। और 45 से ज्यादा एंगल होता तो ये हॉरिजॉन्टल से मैंने आपको एंगल शो किया भाई। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ये वाला लेते हैं, लिख लिया ना सबने। तो मेरे पास एक ग्राउंड पे ना एक लैंप पोस्ट है, दिस अ लैंप पोस्ट, जिसपे एक बल्ब लगा हुआ है, जैसे आप रोड पे देखते हो ना। तो ये बल्ब, दिस बल्ब विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट सोर्स। अभी आपने पढ़ा है कि पॉइंट सोर्स लाइट को क्या करता है, तो सनलाइट तो हमारे लिए पैरेलल बीम की तरह थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बल्ब जलाएंगे तो वो हमारे लिए किसकी तरह होगा, पॉइंट सोर्स की तरह होगा, और उसकी रेज डाइवर्जिंग होंगी। तो इस लैंप पोस्ट की हाइट 5h है, और एक पर्सन है जिसकी हाइट है 2h। ओके।
और ये पर्सन जो है ना वो इस लैंप पोस्ट से दूर भाग रहा है विद वेलोसिटी v, एंड दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो डायग्राम बनाइए। क्लियर? पर्सन की हाइट 2h है और बल्ब कितना ऊपर है, 5h हाइट पे। लिखो, द पर्सन इज मूविंग with constant speed v. The person is moving with constant speed v away from the lamp post, away from the lamp post. ठीक है, then find out question number 1. Question number 1, size of shadow of the person, size of shadow of the person when the person is at a distance small d and too small d from the lamp post. Small d यार, at a distance, कुछ लोग small and d लिख रहे हैं क्या? तो small d and 2d from the lamp post. Clear? और क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, find out the rate of change of size of shadow of the person, find out the rate of change of size of shadow of the person when the person is at a distance, d and 2d, वही वाले, at a distance d and 2d। मतलब पर्सन के बारे में दो कंडीशन में बात की जा रही है, एक बार उसकी दूरी कितनी है d और एक बार 2d। तो देखिए हमें साइज ऑफ शैडो पे बात करना है। तो अभी तक आप ऑप्टिक्स क्या सीख चुके हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट सोर्स दिया जाए तो आप उसका रे ऑफ लाइट कैसा बनाएंगे, डाइवर्ज। तो ये चारों तरफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, तो इसकी लाइट जो है वो डाइवर्जिंग है अर्थ पर, मतलब यहाँ पे जो गिर रही है। अब आपको स्क्रीन साइज ऑफ शैडो कहाँ पे बनाना है, ग्राउंड पे ही बनाना है। ठीक है ना, लिख लो शैडो कहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, ग्राउंड। स्क्रीन हमने आपको ग्राउंड दिया है। अब इधर देखिए, यहां पर अब आपको पता है कि यहां से पर्सन की दूरी x वेरिएबल है क्या। अब देखो बात आती है मैथमेटिकल हैंडलिंग की। तो सबसे पहले मैंने x को वेरिएबल दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन दो बार बात कर रहा है कि x की वैल्यू d पर क्या होगा और 2d पे क्या होगा। तो ऐसा करते हैं किसी x पे निकाल लेते हैं, फिर x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और साथ के साथ आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि dx बाई dt इज प्लस v। प्लस v क्यों है, क्योंकि x बढ़ रहा है, पर्सन दूर भाग रहा है, तो dx बाई dt कितना है, प्लस v। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। अब मुझे पता है कि इस समय पर इस x पर लास्ट वो रे जो हेड का शैडो बनाएगी वो ये वाली है, बोलिए। तो यहां पर हेड का शैडो बन गया और इसके आगे इधर वाली लाइट सारी रेस्ट्रिक्ट हो गई। इधर पूरा ब्राइटनेस है, इधर पूरा ब्राइटनेस है, यहां पर आपका शैडो बन रहा है। क्लियर? तो मुझे इसका हाइट निकालना है। तो मैंने मान लिया कि साइज ऑफ शैडो कितना है, y। तो ये एंगल कुछ थीटा है, हमें मालूम नहीं है थीटा कितना है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिस्टम में यहां पर सिमिलर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको। तो tan थीटा
सिमिलर ट्राइंगल से। कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल है? एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो इट इज योर 5h अपॉन x प्लस y एंड दैट इज इक्वल्स टू 2h अपॉन y। तो यहां से मेरे पास आ रहा है 5y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। क्या कहते हो? तो यहां से 3y इक्वल्स टू 2x, तो y इक्वल्स टू 2x बाई 3। y क्या है? नहीं, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज ऑफ शैडो। ठीक है, अभी तो देखिए y और x में रिलेशन आ गया। तो अभी पिछले क्वेश्चन में साइज ऑफ शैडो चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में x के हिसाब से y अलग आएगा। क्या आपको दिख रहा है? जितना ज्यादा दूर, जितना x बढ़ेगा उतना y भी बढ़ता जाएगा। तो ये इसकी डिपेंडेंसी x पर आ रही है। तो आप जैसे जैसे लैंप पोस्ट से दूर जाते जाएंगे, आपको अपनी साइज बड़ी होती हुई दिखाई देगी, और उसमें रिलेशन आपको दिख रहा है इनके हाइट्स के करस्पॉन्डिंग y बराबर 2x बाई 3 आ रहा है इस सिचुएशन में। बात समझ गए? तो यहां पर मेरे पास दो आंसर है पहले क्वेश्चन के लिए। व्हेन x इक्वल टू d देन y इक्वल्स टू 2d बाई 3। व्हेन x इक्वल्स टू 2d y इक्वल्स टू, तो आपने यहां पे साइज ऑफ शैडो निकाल लिया। दिस इज साइज ऑफ शैडो, साइज ऑफ शैडो आ गया। क्लियर और नॉट? चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? वो कह रहा है फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइज ऑफ शैडो। तो जैसे शैडो की साइज लगातार बदल रही है। अच्छा, वो क्यों बदल रही है पता है? आपको दिख रहा है जैसे अभी ये वाली लाइट को उसने इंटरेक्ट किया था, लेकिन अगर ये पर्सन यहाँ की बजाय यहाँ खड़ा हो तो थीटा कम हो जाएगा। तो थीटा कम होने की वजह से देखो लगातार जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, साइज बड़ा होता जा रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइज ऑफ शैडो। इसका मैथमेटिकल मीनिंग है कि मुझे dy बाई dt चाहिए। तो dy बाई dt इज, डिफरेंशिएट कर दे, तो dy बाई dt इज 2 टाइम्स ऑफ dx बाई dt अपॉन 3, यानी 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। आपको पता है dx बाई dt प्लस v है, देन व्हाट इज योर dy बाई dt? dy बाई dt इज 2 बाई 3 इंटू प्लस v। तो प्लस 2v बाई 3 है। प्लस क्या बताता है? आगे नहीं बढ़ेगा साइज, y इज अ साइज, तो y बढ़ेगा। तो यहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि dy बाई dt जो है वो 2v बाई 3 है। अच्छा, अब इसका आंसर चाहे d पे पूछे, चाहे 2d पे पूछे, चाहे 3d पे पूछे, आंसर ये तो सेम है। साइज ऑफ शैडो x पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ साइज ऑफ शैडो ओनली डिपेंडिंग ऑन कि किस रेट से जा रहा है। और उसके दौड़ने का रेट अगर कांस्टेंट है तो शैडो की जो साइज यूनिट टाइम में बढ़ेगी वो बराबर बराबर है। तो यहां पर दोनों केस का आंसर यही है। यस और नो? तो अगर अब मैं ये पूछ लेता हूं आपसे, इधर सुनना, मैंने आपसे पूछा, पहले तो क्वेश्चन समझना है तब उसको करना है। हमेशा क्वेश्चन को समझो कि पूछा क्या है। अभी मैंने पूछा था साइज किस रेट से बढ़ रही है, तो साइज का मतलब है उसके फुट की जगह से हेड का जो शैडो है, क्योंकि फुट का शैडो तो वहीं बन रहा है, तो वो जो दूरी है उसको आपने साइज कहा। अब अगर मैं कहता हूं कि बताइए पर्सन के हेड का शैडो किस वेलोसिटी से जा रहा है? पर्सन के हेड का शैडो, मैंने क्या बोला? मन में कुछ आ रहा है उसको मत देखो, आपके पास कोई लॉजिक है कुछ बोलने का तो आप देखें। मुझे बताइए, मुझे ये दिख रहा है कि उसका हेड यहां पर है, बोलिए। और क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि साइज किस रेट से बढ़ रहा है। आपको पता है इसका साइज बढ़ने का मतलब है यहां से ये कितना दूर जा रहा है, लेकिन क्या ये खुद भी चल रहा है? बोलिए। पर्सन तो खुद भी भाग रहा है, और उसके पैर के शैडो से उसकी जो हेड है उस दूरी को हमने y बोला है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y तो क्या बता रहा है? उसकी साइज कैसे बढ़ रही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि पर्सन के हेड का शैडो, मतलब अगर मैं यहां से देखूं और कोई मुझसे पूछ ले कि इसके हेड की वेलोसिटी बताइए जो शैडो में है। एक मिनट जल्दीबाजी मत करो, मैं बता रहा हूं, अपन समझ के करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो अब मुझे बताना है इसकी वेलोसिटी। तो काइनेमेटिक्स क्या कहता है? किसी की वेलोसिटी निकालनी है तो पहले उसको पोजीशन दें आप।
और जब आप किसी चीज को पोजीशन देते हैं तो आपको देखना होता है कि वो पोजीशन ग्राउंड से है या कहीं और से है। जैसे एक पोजीशन सबको y दिख रही है, ये याद रखना, ये y इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ शैडो ऑफ हेड फ्रॉम द फुट है। बोलिए, तो क्या आप कह सकते हैं dy बाई dt ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी को देगा? नहीं देगा। ध्यान से सुनो। अब देखो, जब आप किसी चीज को किसी से पोजीशन देते हैं तो उस पोजीशन को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी आती है। आती है क्या? लेकिन जहां से पोजीशन देते हैं उसके रेस्पेक्ट में आती है। बात समझ गए? जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, आप यहां पर हैं, आप और हम दोनों भाग रहे हैं, लेकिन हम दोनों के बीच का वेरिएबल है x। तो अगर आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी मिलेगी या आपके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी मिलेगी? क्योंकि ये दोनों पोजीशन ग्राउंड से है ही नहीं। मैंने पूछा है पर्सन के हेड का जो शैडो है उसकी वेलोसिटी कितनी है। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा करते हैं, लैंप पोस्ट ग्राउंड है क्या? तो लैंप पोस्ट से हेड की दूरी नाप लेते हैं। वो कितना है? z। एनी डाउट? क्या लैंप पोस्ट से हेड के शैडो की दूरी z है? तो z जिस रेट से बदल रहा होगा उस रेट से आपको जमीन पे हेड की वेलोसिटी आपको नहीं देखना है, आपको देखना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है। मान लो ये आपका दोस्त है, ये चल रहा है और आप बगल में कहीं खड़े हो जाओ, आप उसका सिर को देखो बस, तो वो सिर ऐसे ऐसे आगे ज्यादा जा रहा है। तो हम पूछ रहे हैं उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से कितनी होगी, क्योंकि हमने फ्रेम नहीं बताया। तो फ्रेम कौन सा होता है? ग्राउंड फ्रेम। तो z कितना है? x प्लस वाई, यस और नो? और y कितना है? 2x बाय 3। देन फ्रॉम हियर z का डिपेंडेंसी 5x बाय 3। और मैंने आपसे पूछा है पर्सन के हेड का शैडो किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मीनिंग है उसका पोजीशन ग्राउंड से दे दिया मैंने। अब पोजीशन को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी आ जाएगी। देन dz by dt is what? 5 by 3 dx by dt and this is 5v by 3। अब ध्यान से समझना, शैडो का साइज तो 2v by 3 से बढ़ रहा है, लेकिन उसका हेड की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कितनी है? 5v by 3। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ शैडो ऑफ हेड। आई बात समझ में? क्लियर इतना? आप घर पे सोचना, अगर आप dy बाई dt करते ना तो उसकी हेड की वेलोसिटी आती शैडो की पर्सन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y दूरी कहां से है? पर्सन से है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होती। क्या होती? और मुझे क्या चाहिए था? ग्राउंड फ्रेम में, तो मैंने उसको पोजीशन कहां से दिया? ग्राउंड फ्रेम से। बात समझ गया? और फिर उसको डिफरेंशिएट किया, इट इज द वेलोसिटी। क्लियर है? अभी आपको कोई होमवर्क नहीं करना है, कोई शीट डीपीपी अभी नहीं करना है। बात समझ गए? अभी इतना पढ़ के आना है आपको वापस। क्लियर है क्या? थैंक यू फॉर टुडे।